नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एलन स्मार्ट लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कोरोना या कोविड-19 और उसके वैक्सीनेशन के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं, मिड जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुका है इंडिया में और वैक्सीनेशन सक्सेसफुली चल भी रहा है। तो आइए हम जानते हैं कोरोना और कितने सेफ़ हैं जो इंडिया में यूज़ होने वाले वैक्सीन्स हैं, वो सारी जानकारी हम यहाँ लेते हुए चलते हैं। सबसे पहले कोरोना या कोविड-19। देखिए, कोविड-19 जिसकी फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज़, ये एक वायरस जनित रोग है जो कि SARS-CoV-2 नामक वायरस से होता है। इसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे, कौन कौन से लक्षण हैं जिनसे हम इसे पहचान सकते हैं, उनकी जानकारी लेते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम जैसा कह सकते हैं कि ये रेस्पिरेटरी इलनेस है। सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है, उसके बाद मल्टी ऑर्गन फेल्योर इसमें हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम आगे बात करें तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो 1 to 14 डेज में अपीयर होना शुरू होते हैं। 1 से 14 दिन के बीच में कभी भी कोरोना के सिम्टम्स हैं वो आ सकते हैं। साथ में कई केसेस ऐसे भी आए हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक भी रहे हैं, यानी बिना सिम्टम्स के भी ये जो डिजीज़ है वो रही है कई लोगों में। तो इसलिए इसको टेस्ट करवाना ही एक बेहतर विकल्प रहता है। अगर आप देखें कि सिम्टम्स कौन कौन से हैं तो उसमें आप देखेंगे फीवर है, कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फैटिग, मसल और बॉडी की आपकी बॉडी में दर्द हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है। तो ये बहुत सारे जो लक्षण हैं ये आपको हो सकते हैं कोरोना की वजह से। अब हम बात करते हैं कि ये तो रहा कोरोना जिसके बारे में आप सब जानते ही हैं। इस डिजीज़ के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि 2020 जो है पूरा साल इसी डिजीज़ का इफेक्ट रहा है और अभी भी इसका जो इम्पैक्ट है वो कई देशों में भारत के साथ पड़ रहा है। आगे अगर हम बात करें कि भारत में जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है उसमें कौन कौन से वैक्सीन्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं कोरोना के अगेंस्ट, साथ में हम बात करेंगे कि भारत के जो वैक्सीन्स हैं वो कितने सेफ़ हैं और किन मानकों से गुजरते हैं तब हम तक पहुंचते हैं। तो इन सब की जानकारी के लिए सबसे पहले हम एक संगठन के बारे में जानते हैं, CDSCO जो है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन, जिसे इंग्लिश में हम सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन ने 2 इंस्टीट्यूट्स को जो इंडिया में है, पहला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और दूसरा है भारत बायोटेक। इसके जो 2 वैक्सीन हैं दोनों इंस्टीट्यूट्स के, उनको अनुमति दी है यूज़ करने के लिए, या कहें तो आप आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति दी है। 2 वैक्सीन्स, पहला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो है कोविशील्ड और भारत बायोटेक का है कोवैक्सीन। ये दोनों वैक्सीन अभी प्रयोग में लाए जा रहे हैं। अगर हम इन इंस्टीट्यूट की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। जी हाँ, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, ये पुणे में स्थित है। अगर बात करें भारत बायोटेक की, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और ये जो कंपनी है वो ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्सीन्स, बायोथेराप्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में काम करती है। आगे अगर हम जानकारी लें कि इन कोविशील्ड और कोवैक्सीन इनको कैसे बनाया गया है तो उसकी जानकारी हम यहाँ पे लेते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोविशील्ड की। देखिए, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन दोनों का मिला जुला एक संयुक्त प्रोडक्ट है कोविशील्ड। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने जो SARS-CoV-2 वायरस है उसके ग्लाइकोप्रोटीन्स को, और कहें तो स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स को इनकोड किया। इनकोड करने के बाद इन प्रोटीन्स को एक कॉमन कोल्ड वायरस है जिसे एडेनो वायरस के नाम से जाना जाता है, जो चिंपैंजी के अंदर पाया जाता है, उसके साथ इसको मिलाया। यानी एडिनो वायरस में ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं SARS-CoV-2 के, उनको मिला के एक नया वायरस बना और उस वायरस से ही एक वेक्टर वैक्सीन तैयार हुआ जो कि कोविशील्ड के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। तो ये तो रहा आपका कोविशील्ड का सफ़र। अब हम बात करते हैं कोवैक्सीन की। देखिए, कोवैक्सीन है वो ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक, इनके साथ इनको सहयोग मिला NIB पुणे यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से कोरोना वायरस या फिर कोरोना जो है उसका जो वायरस है SARS-CoV-2, उसके कुछ स्ट्रेंथ्स लिए गए और उन स्ट्रेंथ्स को ही वीक वायरस में कन्वर्ट किया गया, या ऐसा वायरस जो असंक्रमित हो,
या संक्रमण नहीं फैलाए, इस टाइप का एक वीक वायरस बनाया और उस वायरस से ही इस वैक्सीन का निर्माण हुआ है, जिसे हम कोवैक्सीन के नाम से जानते हैं। तो इस वैक्सीन में उसी वायरस के स्ट्रेन्स हैं और उन स्ट्रेन्स को बहुत वीक फॉर्मेट में हैं और हम एक वैक्सीन के रूप में यूज़ करते हैं। तो कोवैक्सीन और आपने कोविशील्ड दोनों के बारे में जानकारी ली। अभी ये जो वैक्सीन्स हैं इनका ही उपयोग हम अपने वैक्सीन ड्राइव जो अगेंस्ट कोरोना चल रहा है उसमें यूज कर रहे हैं। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कि और कौन कौन से वैक्सीन्स आने वाले हैं। तो अभी रिसेंटली जैसा मैंने कहा CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक जो संगठन है उसने जाइडस कैडिला कंपनी है उसका एक DNA बेस्ड वैक्सीन है उसके तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दे दी है। ये वैक्सीन DNA बेस्ड है और इसके तीसरे चरण की अनुमति अभी CDSCO ने इस कंपनी को दे दी है, यानी इस परीक्षण के बाद इसे उपयोग के लिए लाया जा सकता है। इसके अलावा एक इंट्रानेशनल वैक्सीन भी तैयार कर रहे हैं और इसमें वही भारत बायोटेक और उसके साथ वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन दोनों के सहयोग से एक इंट्रानेजल यानी आपके जो नोज है, नाक के थ्रू दिया जाने वाला वैक्सीन भी तैयार हो रहा है। इसकी भी अनुमति CDSCO ने अभी रिसेंटली दी है। तो हमने देखा कि कौन कौन से वैक्सीन्स हैं जिनका हम अभी उपयोग कर रहे हैं और कौन से वैक्सीन हैं जो ट्रायल फेज में है। 2 वैक्सीन्स हमारे पास अभी अवेलेबल हैं और 2 वैक्सीन्स हैं वो ट्रायल फेज में हैं। लेकिन हमारा जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो चल रहा है। हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव का जो फर्स्ट फेज था वो पूरा हो गया है, जिसमें फ्रंट वर्कर्स को वैक्सीन लगने थे, सभी फ्रंट वर्कर्स को, जिसमें कि हमारे मेडिकल ऑफिसर्स या मेडिकल स्टाफ और पुलिस, जिनको कि पब्लिक रिलेशंस या फिर आप कह सकते हैं कि फ्रंट वर्कर्स के रूप में काम करना पड़ता है, उन सबको ये वैक्सीनेशन लग चुका है। देखिए, आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि वैक्सीन लगवाने से पहले ये वैक्सीन मेरे लिए सेफ हैं या नहीं, या किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आपके पास आपके वैक्सीन से रिलेटेड कोई कॉल आए या कोई मैसेज आए और आप अपने वैक्सीनेशन के लिए जाएं, तो आप अपने वैक्सीनेटर या फिर वो ऑफिसर जो आपको वैक्सीन दे रहा है उसको कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, वो बातें आपको उन्हें बतानी है। जैसे कि आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताना है। मेडिकल हिस्ट्री की बात करें तो आपको बताना है कि डू यू हैव एनी एलर्जी, आप एलर्जीज़ के बारे में बता सकते हैं। कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आप ब्लड थिनर्स पे हैं तो भी आप बताएंगे। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड अगर आप हैं तो भी आपको ये बताना होगा। उसके अलावा मेडिसिन दैट अफेक्ट्स योर इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करने वाली जो भी मेडिसिन हैं उसके बारे में भी आपको बताना होगा अपने वैक्सीनेटर को। अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो भी आपको इस वैक्सीन से बचना चाहिए। अगर आपने पहले वैक्सीन लगवा लिया है तो आपको दूसरा वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए, यानी आप किसी भी वैक्सीनेटेड हैं पहले से तो आप नए वैक्सीन के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ हमने ये जानकारी ली कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम अपना वैक्सीन लेते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो वैक्सीन है ये 2 चरणों में लगेगा, यानी एक वैक्सीन आपको लगेगा, उसके 28 डेज बाद आपको उसी वैक्सीन की दूसरी डोज लेनी होगी। 28 दिन के अंतराल पे इस वैक्सीन की 2 डोज आपको लेनी होती हैं। उसके लगभग 1 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होते हैं और वो एंटीबॉडीज़ हैं वही कोरोना के खिलाफ एक स्ट्रेंथ आपकी बॉडी को देते हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने योग्य है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हो चुके हैं तो भी आपको उन सभी मानकों का या उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि कोरोना से बचाव के लिए आप उपयोग में लाते रहे हैं। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, मास्क का उपयोग करना है, आपके हाथ को बार बार आपको सैनिटाइज करना है या वॉश करना है। वैक्सीनेशन के बाद भी आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी इस डिजीज़ का एक ब्रेक थ्रू हमें मिल सकता है। अब आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए जिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिला है या जिन्होंने वैक्सीन के लिए रजिस्टर नहीं करवाया तो क्या प्रोसीजर है। तो देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वेबसाइट बनाई है जिसे कोविन के नाम से जाना जाता है। कोविन पे आप अगर जाएंगे तो वहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वैक्सीन के लिए, अपना एज, अपना एड्रेस, अपना आधार, अपना मोबाइल नंबर और अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री आप उसमें प्रोवाइड
करवा सकते हैं। इस हिस्ट्री के बाद वहाँ से जब भी आपका एक प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नंबर आएगा तब आपको वैक्सीन के लिए बुलाया जाएगा, आपको डोज है जो वैक्सीन की वो दी जाएगी। तो यहाँ पे जो ये साइट है कोविन, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। आगे हम बात करते हैं कि एक जो वैक्सीन है उसे कैसे बनाया जाता है, या हमारे जो वैक्सीन जिनका हम उपयोग कर रहे हैं वो किन फेजेस से गुजरा है। तो देखिए, कोई भी अगर महामारी या कोई बीमारी आती है या वैश्विक महामारी होती है तो उसका वैक्सीन के लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं वैश्विक लेवल पे तैयारी करते हैं और जल्दी से जल्दी उसका जो वैक्सीन है वो बनाने की कोशिश करते हैं। इस सारे प्रोसेस में सबसे पहले जो स्टेज होती है वो एक्सप्लोरेटरी स्टेज होती है, उसके बाद प्री क्लिनिकल स्टेज होती है, क्लिनिकल डेवलपमेंट, रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। ये सारे जो फेजेस हैं इनके थ्रू ये जो वैक्सीन है वो गुजरता है। एक्सप्लोरेट किया जाता है कि कौन सी बीमारी है, उसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उन सारी चीज़ों को देखा जाता है, अलग अलग ड्रग्स को ट्राई किया जाता है। उसके बाद प्री क्लिनिकल स्टेज में उसके इम्पैक्ट्स देखे जाते हैं। उसके बाद क्लिनिकल डेवलपमेंट किया जाता है वैक्सीन का, वैक्सीन को अन्य फेजेस में डेवलप करने के बाद टेस्ट किया जाता है और टेस्ट के बाद उसकी गुणवत्ता और मानकता को देखा जाता है। फिर आता है रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल्स। देखिए, भारत में रेगुलेटरी रिव्यू और जो अप्रूवल्स हैं वो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन या CDSCO जिसे हम कहते हैं वो देता है। वहाँ पे जो विषय विशेषज्ञ हैं वो तय करते हैं कि ये कितना खरा है, किन मानकों पे ये सही उतर सकता है। इन सब को चेक करने के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले वो अलग अलग फेजेस के ट्रायल्स को देखते हैं, ट्रायल रिजल्ट्स को देखते हैं। फेज़ 1 में जो है उसमें कैंडिडेट्स पे इसका ट्रायल किया जाता है और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स पे इसको देखा जाता है, यानी कैंडिडेट चूज़ किया जाता है सारे कैंडिडेट्स के ऊपर, फिर उसको ट्रायल किया जाता है, उसके रिजल्ट्स देखे जाते हैं और फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज पे जो करेक्टरिस्टिक स्टेज जिसे हम कह सकते हैं, अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स लाइक एज, फिजिकल हेल्थ, आपके मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, ऐसे अलग अलग ग्रुप डिवाइड किए जाते हैं और उन ग्रुप्स में जो वैक्सीन है उसको टेस्ट किया जाता है। सेकेंड फेज के ट्रायल के बाद वैक्सीन है वो मास फेज में जाता है, यानी मास ट्रायल होता है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल पे उसको ट्रायल किया जाता है। उसके बाद उसके रिजल्ट्स देखे जाते हैं, गुणवत्ता देखी जाती है, एफिशिएंसी देखी जाती है और फिर उसको यूज के लिए मार्केट में लाया जाता है। तो ये वो ट्रायल्स हैं जिन पे ये टेस्ट किया जाता है। अगर हम बात करें इंडिया में तो इंडिया का जो CDSCO है वो अलग अलग विशेषज्ञों को बुलाता है और उन विशेषज्ञों से उसकी जो मानकता है उसको टेस्ट करवाते हैं, उसकी एफिशिएंसी उसको टेस्ट किया जाता है। उसमें अगर कोरोना वैक्सीन की बात करें अपन तो पैल्मोनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स और इंटरनल मेडिसिन, इन सब के विषय विशेषज्ञ हैं वो इसको टेस्ट करते हैं और अपने रिजल्ट्स हैं उनको मैच करने के बाद अगर वो पूर्णतः सही पाया जाता है तभी उसको अनुमति दी जाती है आपातकालीन उपयोग के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें अभी भी तो जो कोरोना वैक्सीन्स हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उन पे अभी भी ट्रायल चल रहे हैं क्योंकि नए नए जो स्ट्रेन्स हैं कोरोना के वो या इस वायरस के जो स्ट्रेन्स हैं वो मार्केट में देखने को मिलते हैं। जगह जगह पे नए नए स्ट्रेन्स, जैसे अभी आपने देखा होगा कि इंग्लैंड वाला एक स्ट्रेन है वो काफ़ी प्रभावी है। आगे हम देखते हैं, देखिए जो वैक्सीन है कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये एक टेम्परेचर निम्न तापमान पर ही ये सुरक्षित रह सकते हैं या इनकी जो प्रभाविकता है वो रह सकती है, वो तापमान है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमारे जो भी मेडिकल टीम है वो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती है कि जो वैक्सीन है उसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहे और इसी के लिए कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं, वॉक इन कूलर्स बनाए गए हैं, वॉक इन फ्रीजर्स का उपयोग किया जाता है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स का उपयोग किया जाता है और तब जाके ये जो वैक्सीन है वो हमारे नज़दीक का जो भी हॉस्पिटल है वहाँ तक ये पहुँचते हैं और हमें उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये एक वैक्सीनेशन का पूरा एक आपने कहा कि कौन कौन से वैक्सीन्स हम यूज़ कर रहे हैं, किस ट्रायल से वो गुजरे हैं और कैसे हम तक वो पहुँचे हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो सारी बातें हम कर चुके हैं। तो आशा करते हैं आज का ये टॉपिक आपके और आपके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको इसकी उपयोगिता पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ब्रिंग ऑल दोज बर्निंग क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। कोई भी अगर आपको समस्या या आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टेक केयर।